Okay, Malik. So, good evening, Malik. Hopefully everybody is doing good और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक. तोड़ मालिक. तो भारत माता की तोड़ मालिक. तो मालिक चैप्टर 1 की कहानी अगर अपन देखे तो चैप्टर 1 अपन ने जो शुरुआत की थी, वैसे मैं आपको याद दिला दूं, कल अपन ने निर्मा का जो कॉन्सेप्ट देखा था उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कवर किए. अपन ने देखा कि मार्केट डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और बाकी एलिमेंट्स कैसे किए जाते हैं. वापस जब मैं एंसॉफ में आ जाऊंगा तब मैं आपको और उसके एग्जांपल रिलेटेड पॉइंट पे बात करता हूं. अभी के लिए ओके, जो अपन ने कल शुरुआत की थी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर की, चैप्टर 1 में अपने लिए टोटल 4 चीजें पढ़ने को है. पहला कॉन्सेप्ट है अपने पास मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन. दूसरा कॉन्सेप्ट है अपने पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तीसरा कॉन्सेप्ट है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. अच्छा, कल एक मैंने आपको कुछ पढ़ने बोला था, ओके, 1.1, 1.2, 1.3 और एक कुछ क्वेरी आई थी, कल मैं डिस्कस किया था. मैं आपको एक चीज थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझ लीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली. एक 2 मिनट मेरे को एकदम अच्छे से दे दीजिए और आप समझ लीजिए अपन क्या स्ट्रक्चर कर रहे हैं और अप्रोच क्या है. मैंने ये डे 1 पे आपको अप्रोच क्लियर किया था, लेकिन मैं वापस अप्रोच समझा देता हूं. पहला पॉइंट, ओके, अपने को थियरी के लिए मेन बुक या बाइबल बुक या बेस बुक इज योर वॉल्यूम 1. सर आप कुछ हमें लिखा रहे हो, ओके, जैसे मैं लिखने के लिए बोलता हूं, या मैं अभी एग्जांपल ये ड्रॉ करते वक्त मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंटर लिखो, वो पॉइंटर लिखो. ये क्या है? ये सिर्फ एक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है. राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं बोल सकते उसको, एक ऐसे प्रैक्टिस है जस्ट रिपीटेड रिवीजन के कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिए. यानी कभी कोई चीज याद रखनी है, शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, तो मैं लिखा रहा हूं. तो सर जो नोटबुक अपन लिख रहे हैं, ओके, एडिशनल मैंने बनवाई है या ओफू में लिखवा रहा हूं, क्या इसको बेस बुक बनाना है? नहीं नहीं, ये आपकी बेस बुक ही नहीं है. बेस बुक आपकी वॉल्यूम 1 है, आप ये दिमाग में रखिए. आपकी जो नोटबुक है वो एडिशनल प्रैक्टिस है अपने साथ में टाइम पास करने के लिए. जब मैं बोल रहा हूं टाइम पास किस कंटेक्स्ट में? इट्स ओनली रिपीटेड रिवीजन, आप समझ लीजिए. यानी मैं लिख रहा हूं तो आप एक पॉइंट लिख रहे हो तो पॉइंट याद रखने की संभावना बढ़ जाती है. ओके, तो सर व्हाट अबाउट द राइटिंग प्रैक्टिस? फिर मेरे को आंसर लिखना कैसे आएगा, आंसर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ये तो हो गया थियरी, अपन पढ़ लेंगे, अभी आप पढ़ा भी दोगे, आप समझ में भी आ गया, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन भी आ गया, लेकिन मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? तो उसके लिए अपन ने अप्रोच, मैंने क्लियरली आपको बोला था, एक बार घर पे जाके देखिए और एक बार वॉल्यूम 2 खोलिए. वॉल्यूम 2 में आपको हर चैप्टर में आपको एक ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन बेयर मिनिमम, ये तो मैंने चैप्टर 1 की बात की है, आपको मिल जाएंगे जिसके नीचे ब्लैंक पोर्शन मिला होगा. ओके, मैं आपको बता रहा हूं आपके पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर है उसके सारे आंसर आपके लिख के हो जाएंगे. तो टेक्निकली अगर मैं बोल रहा हूं सर स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, याद है करे? कुछ याद है कल के इसमें? स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? ब्लेंड, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. अच्छा, इसमें लिखते वक्त क्या लिखना होगा एग्जाम में? कल मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या लिखने को बोलूंगा? आवाज नहीं आ रही है, क्या लिखने को बोलेगा? परफेक्ट. टू बी वेरी प्रिसाइज, पहले लिखेंगे प्रोएक्टिव, नहीं पहले लिखेंगे प्रोएक्टिव का डेफिनेशन, फिर लिखेंगे रिएक्टिव का डेफिनेशन, जिसमें थोड़ा बेस तो रेडी हो गया है, और फिर अपन लिखेंगे भाई यार खाली प्रोएक्टिव रह के भी फायदा नहीं होगा, खाली रिएक्टिव रह के भी फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें ब्लेंड चाहिए. अब ये तो कौन सा समझा? अब इसकी थियरी पढ़ने के लिए मैंने कल आपको बोला था, कल आपने जो बुक में 1.2 और 1.3 में क्या था, 1.2 और 1.3 में क्या पढ़ा मालिक? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव में. ठीक है, मैं अभी उसको गो थ्रू करूंगा फटाफट में, आपको कीवर्ड हाईलाइट करूंगा जिधर मेरे को कीवर्ड हाईलाइट कराने हैं. और सर अभी मेरा पॉइंट ये आएगा कि मैं लिखूंगा कैसे सर आंसर? ये तो आपने बता दिया. अरे ये बुक को खाली ऐसे देख के, अरे भाई साहब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्लियरली. अपन जब वॉल्यूम 2 भरेंगे, वॉल्यूम 2 में आप सारे आंसर लिखने वाले हो. ओके, आपके उसके जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे मैं कुछ होमवर्क दूंगा और अगले दिन अपन डिस्कस करेंगे कि आपने ये लाइन में लिखा है कि नहीं. और मैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 60-70% आपका क्लास में लिखाने वाला हूं, मैं साथ में लिखने वाला हूं आपके, मैं पूरा फिल करने वाला हूं आपके साथ में. हाँ भाई अप्रोच ये चाहिए, पहले आंसर ये चाहिए. तो भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको जो नोटबुक है वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, वो रिवीजन जैसा फॉर्मेट पकड़िए. तो अपने पास बुक्स के क्या क्या कॉन्टेक्स्ट रहेंगे, आप चीज को क्लियरली समझिए. डे 1 के लेक्चर में समझाया था, आप कंफ्यूज मत होइए इस चीज को लेकर. आपका पहला बुक है वॉल्यूम 1, वो आपका मेन बुक है. वॉल्यूम 2 ये आपकी लिखने की पूरी प्रैक्टिस करेगा. और मेरे जाने के बाद मतलब वो जाने के बाद नहीं, मेरे जाने के बाद मतलब मेरे बिना अरे अभी कैसे जाएगा? मां कसम, मेरे को मेरा बेटे का बेटा देखना है, पोता देखना, पोती देखने है, दोइता देखना है, दोइती देखने है, उनकी शादियां देखनी है उनका. अरे बहुत है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं. अरे स्ट्रेस अलग ही है इस चीज का, अलग ही स्ट्रेस है लाइफ में. ओके, अरे पोता तो बोलेगा ना मेरे दादा को, फिर पोते का बेटा होगा वो बोलेगा मेरा परदादा, और उसका बेटा होगा बोले परदादा को भी तो देखना है. अब क्या करेगा मैं? क्या आपने को सबके सपने पूरे नहीं कर रहे हैं?
बस हम सपना पूरा करने के लिए मां कसम जिएंगे। तो जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, मेरे जाने के बाद मतलब मेरा कंटेक्स्ट ऐसा है, जब मैं नहीं रहूंगा और आपको लिखना रहा तो सर वो कैसे समझेगा? टेस्ट सीरीज। आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा सारी चीजें लिखी होगी, खाली क्वेश्चन अलग आएगा आपको एग्जाम में। एग्जाम मतलब टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन अलग दिखेगा। वही क्वेश्चन जो कर रहे हो वो के सारे नहीं मिलने वाले। आपका सब कवर हो जाएगा, आरटीपी एमटीपी सब जितना आप बोलो वो सारा कंटेंट हो जाएगा। बस खाली फॉर्मेट कैसा है, कुछ चीजें मैं आपके पास मैं क्लास में लिखाने वाला हूं, मैं आपके साथ में लिखने वाला हूं। कुछ चीजें आपको मैं बोलूंगा ये होमवर्क करनी है, अगले दिन अपन उसको डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन का कंटेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा चीज होगा जो आप मेरे और आप मतलब आप अपने आप पे लिखोगे, वो होगी टेस्ट सीरीज, जिसको अपन चेक करेंगे और अपन डिस्कस करेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस को कंफ्यूज मत करिए। आप जो मैं लिख रहा हूं या मैं लिखाने बोलता हूं, मैं बोलता हूं चलो लिखो अभी, ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये रिवीजन है। क्लास में आपने बोला, मैंने बोला रिपीट करो, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन बताओ, आपने बोला लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ओके व्हिच इज गिविंग ब्ला 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 फलाना ढिमका, ये सब आपने बोल दिया। हो सकता है इसमें से 15 जन सोए थे, वो 15 जन का क्या, तो भाई यार सर बाकी सब जन ने जिसने रिवाइज किया डबल रिवीजन। बस आपका खाली कंटेक्स्ट रिवीजन, देखो जितना रिवीजन करोगे उतनी थियरी आपको याद रखने में आसानी होगी। कॉन्सेप्ट समझना और रिवीजन याद रखना। मिल गए मैडम बैग? ओह भाई साहब मैडम के बैग मिल गए, बढ़िया मैडम बढ़िया। पार्टी तो दो मैडम, चले गए अभी, कल पार्टी मांगेंगे। ओके ओके ओके, वॉल्यूम 2 में आपके सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कवर्ड है। मैं आपको ये बता रहा हूं आपको करना क्या है, और इसके बाद वॉल्यूम 3 जो सॉफ्ट कॉपी का कॉन्टेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं वो सारा का सारा टेस्ट सीरीज का मामला है, सब चीज है, बस आपका फॉर्मेट सही रखिए। तो मेरे को बताओ बेस बुक क्या रहेगी? ठीक है, अभी और एक क्वेरी मेरे को इसके बाद और एक आज दोपहर को आई कि सर आपने कल 1.2 और 1.3, मैंने क्या बोला था, 3 पेज, 1.1 2 3, इन तीनों में से मैंने रटने को किसको बोला था? 2 और 3। सर हम तो रट नहीं पाए। अरे रटने को मतलब मेरा इंटेंशन समझो रे, आपने वैसे समझ लिया माँ कसम रटना मतलब अभी कभी पूरा सब माइंड। अरे रटना मतलब आपको वो याद रखना है, यानी मेरे को कौन से पेज तोड़ याद रखने हैं? 1.2 और 3 को याद रखना रहेगा, 1.1 को अपन एक बार रीड मार के इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज वेयर कंटेक्स्ट कम इनटू पिक्चर। ओके, अब सवाल उठे है, ये जो डेफिनेशन है वो मैं आपको ये पढ़ने बोल रहा हूं और इसी चीज को फ्लो में रखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जब रटने बोला हुआ और मैं जब रिवाइज करूंगा तो आपके साथ रटूंगा। ओके, और सर मैंने आपको एक चार्ट बुक जो आपके पास आएगी, ओके, वो स्ट्रक्चर वाइज एफएमएसएम के साथ में रहेगी, या सॉफ्ट कॉपी में आपको शेयर करूं, सॉफ्ट कॉपी भी आप बैठ के देखो। आप एक पहला पेज अपन जैसे चैप्टर खत्म करके आपको मालूम पड़ेगा एक पेज में तो खत्म होता है चैप्टर। ओके, अरे भाई 10 मिनट नहीं लगता पूरा चैप्टर रिवाइज करने, लेकिन वो 10 मिनट के डालने के लिए, 10 मिनट बनाने के लिए स्टार्टिंग का फ्लो याद रखना है। ओके, तो भाई साहब मेरा पहला क्वेश्चन, ओके, आपको जो चैप्टर की बात चल रही है, मेरे ख्याल से अभी अपन सब लोग एक ही अलाइन में ना मालिक, एवरीबॉडी? सर आज सारे टीचर टेस्ट क्यों अनाउंस कर रहे? और मैं अरे माँ कसम तोड़, माँ कसम, मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, ऐसे कोई मैंने अभी अभी अनाउंस थोड़ा किया है। सर सरप्राइज तेरी तो लग गई, ऐसा थोड़ा ना बोलते, माँ कसम तुम ऐसा मेरे को सरप्राइज मत दो। अरे आज अच्छा, आज सब लोग ने बात की क्या? सुबह विनोद सर ने बात कर दी? नहीं, दोपहर के बाद प्रशांत सर के भी बात हो गया। सही है, सही है, बढ़िया। ओके सर, टेस्ट देना आपके मतलब टेस्ट देने से एक ही चीज है, आपने को यह किसी के भरोसे किसी के बिना सॉल्व कैसे होता है वही अप्रोच आता है, बाकी क्या है। ओके, दैट क्लास में जब मैं रहूंगा, मैं आंसर दूंगा, तुम आंसर दोगे, तुम्हारा दोस्त आजू बाजू में बैठा है, तुम डिस्कशन करोगे तो चीजें आसान होती है। लेकिन जब वो इंडिविजुअली रहती है, दैट्स ओनली द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द टेस्ट सीरीज, बाकी और कुछ नहीं। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं पेज 1.2 पे जाता हूं तो 1.2 पे सबसे पहले, ओके, आपने पढ़ लिया, मैं उसके कीवर्ड्स में मैं हाईलाइट करवा रहा हूं क्या क्या चीज या क्या क्या पैराग्राफ तोड़ याद आना चाहिए। सबसे पहला, ओके, आपका ये पैराग्राफ 1.2 पेज पे हूं, सबका ध्यान स्क्रीन पे चल रहा है, ये पैराग्राफ आपको तोड़ ध्यान रहना चाहिए मालिक। ओके, ये है स्ट्रैटेजी का, किसका डेफिनेशन? मॉड्यूल का। ओके, अगर आपने देखा होगा, रीड मारा होगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी एक वर्ड मैं हाईलाइट करा दे रहा हूं, गेम प्लान है। सर गेम प्लान क्या है? दैट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी एक मैनेजमेंट है जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो यूज करता है क्या करने के लिए? मार्केट पोजीशन हासिल करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कंपीट करने के लिए, और क्या हासिल करने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। याद आया मालिक? अच्छा, स्ट्रैटेजी के कितने डेफिनेशन कल देखे थे मालिक अपन ने? निर्मा के स्टडी के पहले वाला पॉइंट है, कितने के डेफिनेशन? 4। 2 डेफिनेशन मॉड्यूल के थे,
पहला डेफिनेशन ये है। स्ट्रैटेजी क्या है? एक गेम प्लान है जो कौन फॉलो करता है? बिजनेस। बिजनेस का कौन? मैनेजमेंट। ताकि वो क्या हासिल कर सके? 5 चीजें। 5 चीजें कौन सी? मार्केट, कस्टमर, मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग था, मार्केट है, कस्टमर है, उसके अलावा ऑपरेशंस, उसके अलावा कॉम्पीट करना, और साथ में क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना? क्या हासिल करना? ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से पहला क्लियर मालिक? ओके। दूसरा सिनारियो, अगर आप ये देखोगे, ये आपको डेफिनेशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज ए लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ओके, जो क्या देता है? ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन। एवरीबॉडी क्लियर? ये दूसरा डेफिनेशन। इसके बाद वो लिखा हुआ है व्हाट, वेयर, वांट टू बी, वो ठीक है, वो पंचायती पॉइंट है। तीसरा डेफिनेशन किस भाई साहब ने दिया? भाई एंसॉफ। एंसॉफ ने कौन सा और एक क्या दिया था? कौन सी मैट्रिक्स दी आपको? प्रोडक्ट एंड मार्केट मैट्रिक्स, जिसके अंदर अपने कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? 4। नाम? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैंने क्या बोला? इसमें से 4 में से कौन सा इग्नोर करने का अभी के लिए? डाइवर्सिफिकेशन। 3 पे अपन पूरी चर्चा करते रहेंगे बार बार, ठीक है? ओके, तो एंसॉफ मैट्रिक्स क्या बोलता है? देखो वर्डिंग्स के ऊपर देखो। कॉमन थ्रेड अमंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज जो चल रही है, एंड प्रोडक्ट्स एंड मार्केट जो उसके है, ओके, वो उनके बीच में जो कॉमन थ्रेड है वो डिफाइन करता है एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस। यानी आप क्या बिजनेस कर रहे हो? दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज और प्लान टू बी इन फ्यूचर। यानी आप क्या प्रोडक्ट देने वाले हो, कौन से मार्केट में जाने वाले हो, और उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी वो होगी एंसॉफ के हिसाब से आपकी एक प्लानिंग। वो प्लानिंग इज नथिंग बट ए स्ट्रैटेजी। तो भाई साहब एंसॉफ क्या बोलता है? आपकी एक्टिविटी, आपका प्रोडक्ट और मार्केट, इसके बीच में एक कॉमन थ्रेड है जिसकी वजह से आपने कुछ प्लानिंग की हुई है। वो प्लान इज नथिंग बट स्ट्रैटेजी। और उसी तरह और एक नाम दिया था मैंने आपको, क्या नाम दिया था? ग्लूक। लेकिन ग्लूक के साथ और एक नाम बताया था मैंने, ग्लूक एंड लॉरेंस। तो चैप्टर 4 की जो स्ट्रैटेजी है, चैप्टर 4 मतलब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजीज किसने बताई हुई है? ग्लूक एंड लॉरेंस। तो उसमें से ग्लूक भाई साहब ने ओके एक डेफिनेशन आपको दिया है, विलियम ग्लूक। सर क्या? 3 वर्ड, यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव पूरी पूरी भयंकर, यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड, क्लियर कट है, इंटीग्रेटेड है, सारी चीजें एक साथ में इंटीग्रेटेड है। जो प्लान डिजाइन किया है टू एश्योर दैट हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजी। तो ग्लूक के डेफिनेशन में क्या 3 वर्ड याद रखने का? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड। यूनिफाइड, इंटीग्रेटेड, एक प्लान है, यूनिफाइड प्लान है, इंटीग्रेटेड प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जिसकी वजह से क्या हासिल हो रहा है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव। उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। मैंने आपको कल भी बताया था ये चार डेफिनेशन याद रखने। क्या अभी तक एग्जाम में स्ट्रैटेजी के डेफिनेशन कभी आए नहीं है, ये मैंने क्लियर किया था मालिक। फिर भी आपके सिलेबस में 4 दिए, आपको एक बार रीड मारना है, उसके बाद रटते जाने मतलब जब भी रीड मारो ये 4 जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने, ये रीड करना है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, इसकी सॉफ्ट कॉपी जब मार्क हो जाती है पूरी बुक, चैप्टर जैसे ही मार्क होगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके एक ड्राइव लिंक पे डाल दूंगा। इवन जो टेस्ट होते हैं या जो भी होंगे, मैं सारी ऑनलाइन पंडरलों के लिए, सबके लिए जो आप जो टेस्ट होंगे, स्क्रीनशीट्स होंगी, रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट होगा, रिवीजन का ओपन लेक्चर होगा, सब आपको एक ड्राइव लिंक आएगी। वो ड्राइव लिंक जैसे ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ड्राइव लिंक आ जाएगी, उस ड्राइव लिंक पे आपको सब मिल जाएगा। यानी बाई चांस कोई क्लास में कुछ मिस कर जाता है, मार्क करना या कुछ है और उसको देखना भाई इस पार्ट में कौन सा पढ़ना है, तो आप सॉफ्ट कॉपी निकाल के देख सकते हो मालिक। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके, आपको मैं वापस बता रहा हूं, आपका बेस कौन है? कौन सी बुक है आपकी बेस? इसको छेड़ो मत। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप हो सकता है कोई मुझे बोलेगा सर लैंग्वेज का पॉइंट है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको डे 1 से बताया, आपको क्या ध्यान रखना है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स उठाइए, इंग्लिश अपने हिसाब से ड्राफ्ट करिए, ऑब्जेक्टिव वही हासिल होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, एंड देखो 50 मार्क के लिए तुम इसको कंपेयर करो और एफएम को कंपेयर करो, बाकी तो छोड़ दो। तुम दोनों की बुक कंपेयर करो, तुमको मालूम पड़ जाएगा भाई, दोनों टोटल भी करोगे तो भी मैच नहीं होगी। ओके, यानी वो एफएम की पहली बुक, मैंने भी एफएम भी मेरा ही दोस्त है, खास दोस्ती है, तो मैं वो कोई पॉइंट पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आपको ये समझा रहा हूं, आपको मतलब टेक्निकली सोचना पड़ेगा भाई यार, स्कोर करने के लिए आसान सा सब्जेक्ट 50 मार्क के लिए यार, इट्स लाइक एबीसी एनालिसिस यार। 80% मेहनत कर रहे हो 20 मार्क के लिए, और 20% मेहनत कर रहे हो 80 मार्क के लिए। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क फॉर एसएम। तो भाई इसमें मेरे को डिबेट मत करना, सर मेरे को ये पॉइंट में ये 2 लाइन याद नहीं रह रही है, तो थोड़े से एफर्ट्स कर ले। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको 70 to 80% मैं क्लास में ऐसे कीवर्ड्स रटा दूंगा, लेकिन उसके बाद तो थोड़ी देर एफर्ट्स आपको ही करनी पड़ेगी याद रखने के लिए। तो 4 डेफिनेशन क्लोज करने का।
ये होने के बाद मेरा पॉइंट आता है स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। तो अब क्वेश्चन है उसके पहले, अच्छा उसके पहले कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख जाएंगे या आपके नोट्स में दिख जाएंगे। पहला पॉइंट, ओके, इंपॉर्टेंट टू नोट, मेरे को बताइए, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। अच्छा मेरे को इसका रीजनिंग बताओ याद करके, मैंने कल समझाया था इसका रीजनिंग, क्यों ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओ माय गॉड, आप ये भूल गए क्या? ओके सर, ये क्यों ये सब्स्टिट्यूट नहीं है मालिक, क्यों ये सब्स्टिट्यूट नहीं है मालिक? कौन सी ओके, स्ट्रैटेजी कैन नॉट नेवर बी फ्लॉलेस, यानी एग्जांपल क्या, एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। अच्छा मेरे को बताओ, एनवायरनमेंट स्टेबल है या डायनामिक है? ओके, अब मेरे को बताओ, डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? स्ट्रैटेजी अपने आप चेंज होगी या मैनेजमेंट करेगा? मैनेजमेंट भी कौन सा, चोमू मैनेजमेंट या अलर्ट मैनेजमेंट? हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो याद रखना, ओके, व्हाई वी रिक्वायर, अगर मैंने उल्टा कॉन्सेप्ट पूछा आपसे, मेरे को अलर्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए भले स्ट्रैटेजी बहुत तोड़ है, फिर भी रीजन सिंपल है, क्योंकि रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज के लिए वी रिक्वायर दिस। व्हाई वी रिक्वायर अलर्ट मैनेजमेंट? रिएक्ट, देखो प्रोएक्टिव के लिए तो एनालिसिस करके जाने वाला है, लेकिन रिएक्टिव के लिए कितना भी रहा तो कौन सा मैनेजमेंट चाहिए अपने को? अलर्ट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। पहला सीन याद रखना, एमसीक्यू के लिए बंदा बन सकता है, ये एमसीक्यू एलिजिबल कैंडिडेट है। अच्छा कितने मार्क्स का पेपर है अपना? एमसीक्यू कितने मार्क्स के आएंगे? 15। याद रखिए, अप्रोक्सीमेटली अपने को 10 से 11 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें से अप्रोच ऐसा होगा, ओके, 5-6 क्वेश्चन होंगे जो आपके डायरेक्टली 1-1 मार्क के क्वेश्चन होंगे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट में, और कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी के बेस में आएंगे, जो हर क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? 2 मार्क। तो जैसे ही पेपर पैटर्न में जाते हैं, वॉल्यूम 2 में जाते हैं, तब मैं आपको डिस्कस करता हूँ कैसा आएगा। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, अभी के लिए ध्यान रखना, ये एक एमसीक्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट, इसके नीचे वाला भी एमसीक्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। मेरे ख्याल से सबको पता चल गया फ्लॉलेस, परफेक्ट, ऑप्टिमल का मतलब, यानी स्ट्रैटेजी एकदम तोड़ रहेगी, ये मैं समझ गया, लेकिन क्या हमेशा उसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, ऐसा है क्या? गड़बड़ होने की संभावना, ठीक है, बात खत्म। ओके, याद रखना, इट इज अ वेरी नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी दैट इट इज विच फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकल, फिलोसॉफी बेस पे नहीं है स्ट्रैटेजी। ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी का एक नेचर है, ताकि वो क्या ध्यान रखे, सडन इमरजेंसीज, प्रेशर, फेलियर्स को अवॉइड करे, फ्रस्ट्रेशंस को अवॉइड करे। इन अ साउंड स्ट्रैटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया है येलो कलर में, ये सब एमसीक्यू के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, थियरी का कोई काम नहीं है इसके साथ। ये जो स्क्रीन पे येलो दिख रहा है अभी आपके सामने, दिस इज कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड, नथिंग टू डू विद थियरी। अब क्वेश्चन वापस मेरा एक आता है, ओके, अच्छा इसके नीचे वाला पढ़ने में तो दिक्कत ही नहीं आया होगा किसी को, ये वाला, एवरीबॉडी क्लियर? ओके, पर मैंने आपको बताया टॉप, मिडल, लोअर कोई डिस्कस नहीं करेगा इसको, मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो कैसे वर्क करता है, लेकिन अभी के लिए आपका नाम क्या रहेगा? कॉर्पोरेट, मिडल, लोअर। माई खुद पागल होगी मां कसम, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। और कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शन में अपन बहुत तोड़ डिवीजन कर चुके हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर चुके हैं। मेरे को खाली एक बार रिकॉल करके बता दीजिए डिविजनल का और 2 नाम, 2 और नाम दिए थे, जनरल और बिजनेस। बिजनेस, डिविजनल, जनरल, तीनों एक ही होते हैं मालिक। और अगर कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों नहीं है तो क्या इनका काम नहीं होता है? क्या इनकी स्ट्रेटजीज नहीं होती है? कौन बनाता है? फंक्शनल लेवल। ये क्लियर किया ना अपन? अच्छा, 3 स्ट्रक्चर मैंने कौन से तोड़ समझाए थे? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रक्चर, 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 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल भी मैंने एग्जांपल में समझाया था। सिंपल, उसके बाद फंक्शनल, सिंपल के बाद फंक्शनल, फंक्शनल के बाद डिविजनल, और डिविजनल में और डिवीजन हुए तो मल्टी डिविजनल। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होगी आगे आगे स्ट्रक्चर बनते जाएगा। आई होप क्लियर है मालिक, ठीक है, ठीक है मालिक। ओके, आई होप क्लियर है ऑनलाइन पढ़ लोग, सबको तोड़ क्लियर ये पॉइंट पे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, इस चीज को रट लीजिए, और ये 2 आंसर है। ओके, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो आंसर लिखते वक्त रटा दूंगा। ओके, अपन ये आंसर लिखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव कौन सी होती है? प्रोएक्टिव इज इन द पार्ट ऑफ द मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब मेरे को बताओ कैसे इंप्रूव करते हैं मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? डायरेक्टली ऐसे ही अपने स्ट्रैटेजी बनाने की या एनालिसिस करके बनाने की? तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कैसी होती है? एनालिसिस करके, एवरीबॉडी। और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे होंगी? ओके, जो भी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, कौन से डेवलपमेंट बेटा?
एंड कौन सी कंडीशन? फ्रेश मार्केट कंडीशन। ये दोनों की वजह से अपन को रिएक्टिव होना है। और शायद इस मीम से आपको समझा होगा, खाली प्रोएक्टिव से काम नहीं होता भाई। ओके, स्टडी शुड ऑलवेज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव, तो वी शुड बी ए ब्लेंड ऑफ दिस। तो ये मीम अप्रोच अगर आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ देने का, कोई फर्क नहीं है। पर ये एग्जाम में ऐसा कुछ बनाना नहीं है, लेकिन ठीक है भाई साहब। ओके सर, तो भी है प्रोएक्टिव रिएक्टिव। क्लियर मालिक? ठीक है, आपने ये पेज पढ़ा होगा तो गुड इनफ। ये पेज का रीडिंग चाहिए था, इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इसका आंसर मैं फॉर्मेट करते वक्त बनाऊंगा, लेकिन इसमें से मेरे को ये चार्ट में से कुछ तो एक चीज चाहिए जो आपको पता नहीं कितने जन को ये समझा होगा। आपने एक नया वर्ड मिला जो काम नहीं आने वाला, बस वो एक बार समझ लेने का है, क्लोज करना है अपने को। अबेंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? मैं वापस बोल रहा हूं, अपने को एसएम बहुत तोड़ होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं चैप्टर की बात चल रही है। एसएम बहुत तोड़ आना चाहिए। एसएम के 5 स्टेप्स याद है? पहला कीवर्ड से, खाली कीवर्ड से, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड करेक्टिवेशन। तो मेरे को बताओ प्रोएक्टिव किसमें? प्रोएक्टिव मतलब क्या? एनालिसिस करना और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाना इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। अब मेरे को बताओ, एनालिसिस दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस करना मतलब SWOT में से कौन सा? SW। और एक्सटर्नल करना मतलब OT। ये सबको क्लियर है? नंबरिंग मतलब नाम मालूम है ना? ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर मैंने पास्ट में बहुत तोड़ काम किया होगा, मैं बहुत तोड़ सक्सेसफुल रहा होगा, ओके, आई नो आई कैन यूज दैट एक्सपीरियंस इन माय फ्यूचर, बट दैट विल बी एन अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट फ्रॉम द डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू। अमित दादा ने बहुत भारी हिस्ट्री कायम करी है, ठीक है भाई, हिस्ट्री कायम करी है, लेकिन चार्ल्स भाई साहब, चार्ल्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इनका एक स्टेटमेंट है। ओके, शायद सुना भी होगा ये आपने। चार्ल्स भाई साहब ने बोला था सर्वाइवल ऑफ fittest is not the organization which is very large organization. Fittest is not the organization which is very dynamic organization. The fittest is the organization which adapt to changes. आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या था मालूम है? जो मैनेजर बोलता है मैंने लास्ट में ऐसे डिसीजन लिए थे, आज भी वैसे डिसीजन लूंगा, सक्सेसफुल होगा, ऐसा है क्या? आपको सिनेरियो वाइज, सिचुएशन वाइज क्या करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, सर्वाइव। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स। तो आपके साथ में पास्ट में बहुत तोड़ सक्सेस हुआ है, आपके पास बहुत सारी चीजें हो चुकी है यार, वो सारी चीजें को क्या कर दो, अबेंडन। ऐसा भी हो सकता है कंपनी तोड़ फेलियर रही है, लेकिन मां कसम प्रोएक्टिव स्टडी बना के क्या वो तोड़ सक्सेसफुल बन सकती है? विल डिस्कस दैट एग्जांपल, बट टू द एक्सटेंट है पॉसिबिलिटी। तो आपके पास्ट को तो याद रखना, अबेंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट देखो क्या है। अबेंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट क्या है? कंपनी एक्सपीरियंसेस, नो हाउ, रिसोर्सेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड कॉम्पिटिशन कैपेबिलिटीज। तो सर क्या है अबेंडेंट एलिमेंट्स, अबेंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स? अबेंडेंट मतलब क्या? ओके, अबेंडेंट वैसे लेमन वर्ड पढ़ा तो उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन अपन इसको बोलते हैं इसके भरोसे खाली डिसीजन नहीं लेने का, यानी खाली स्ट्रेंथ और वीकनेस ध्यान में रख के डिसीजन लेने का, या अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या मुझे मार्केट में चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्या मुझे मार्केट के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे? बस इसीलिए एक अबेंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स वर्ड आया है। अबेंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स अभी आप वापस कभी यूज नहीं करोगे, किधर भी यूज नहीं करोगे, बस याद रखना कि भाई तुम्हारे साथ जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हुआ अबंडेंट। कोई इधर आके मेरे को बोलेगा सर 10th में मैं मां कसम सर काट पे पास हुआ हूं, काट मतलब समझता ना, 35 पे पास हुआ हूं सर, क्या मैं इंटर क्लियर हो रहा, क्या मैं फाइनल क्लियर? अरे हो गया, वो अबेंडेंट है। 10th और 12th इधर काम ही नहीं आता है। 10th और 12th सर मैं 10th में रैंक होल्डर था, मेरे को महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में या बहुत नेशनल लेवल पे मेरे को टॉप आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अबंडेंट। इंटर में आने के बाद, फाइनल में आने के बाद, फाउंडेशन मतलब ये सारी चीजें अलग हो जाती है रे भाई, यहां पर तुम्हारी हिस्ट्री काम नहीं आती, ये अबंडेंट है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तुमने जैसे 10th में पढ़ेगी वैसे ही पढ़ रहे हो क्या इंटर के लिए? बात खत्म। बस आप अपना स्ट्रेंथ देख रहे हो, आप अपना वीकनेस देख रहे हो। अरे सब्जेक्ट भी सेम नहीं है रे, सब्जेक्ट कितने अलग है यार अपनी लाइफ में, तो चीजें कहां से आप वो स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करोगे, तो वो एक कॉन्सेप्ट इधर समझाया गया। बाकी आपको अदरवाइज कौन से कॉन्सेप्ट लेने हैं? स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के लिए दो ही चीजें, प्रोएक्टिव मतलब क्या, रिएक्टिव मतलब क्या। तो पहली चीज ओके, आपने अगर आपकी टेक्स्ट बुक में 1.2 का नीचे वाला लाइन हाईलाइट कर लिया है और 1.3 के एकदम टॉप वाले लाइन हाईलाइट कर लिए, पहला पॉइंट दिस इज व्हाट यू नीड टू रटोफाई, रटने का जो अपन थियरी लिखते वक्त ध्यान रखेंगे। दूसरा सर इसके साथ में और क्या रटने का? इसके साथ में देखो 4.2 के नीचे एक आ रहा है, इन अदर वर्ड्स a company uses both proactive and reactive strategy to cope up with uncertain business environment. Proactive is planned strategy whereas reactive strategy is adaptive. ये रटने का।
तो मैं आपको ये बता रहा हूं रटने के लिए। सर ये कौन से क्वेश्चन के लिए रटना है अपने को? ये कौन से क्वेश्चन के लिए रटने का है? नहीं, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का नाम बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा? स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। तो आपका आंसर रहेगा नहीं, ब्लेंड होना चाहिए। तो उसके लिए जो आंसर लिखोगे ना, ये स्क्रीन पे मैंने मार्क किया है। आई होप क्लियर मालिक। तो रटने के लिए ये कार्यक्रम। उसके बाद वाली सब पंचायती है। सर ये डायग्राम बनाना है क्या? भाई साहब मतलब छोड़ दे। ओके सर, जिस दिन सीए की एग्जामिनेशन खत्म हो जाए, जनवरी में जब फ्री हो जाए, कुछ काम धंधा नहीं हो, तब डायग्राम देखते बैठना। समझ रहा है? मतलब आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नहीं ये फुल, ये चीज से बाहर आ जाओ। बहुत अच्छा दिखना चाहिए आंसर शीट, बहुत एकदम तोड़ दिखनी चाहिए। ओके, डायग्राम वायग्राम नहीं चाहिए। कोई आपको ऐसा ज्ञान भी देगा, लेकिन भाई साहब अगर मेरे ऊपर फेथ रखा है तो पूरा रखिए, क्योंकि आपका सक्सेस ही मेरे लिए सक्सेस है। तो भाई साहब ओके, जस्ट मेक श्योर यू आर कंटेक्चुअली एंड कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, दैट्स इट। तो सर ये रीड मारना मार ले। सर इसके नीचे भाई ये दिया हुआ है रीड मारने का, बायर पैट्रोनेज कॉन्सेप्ट के लिए रीड मारने के लिए तेरे को मैंने बोला। ओके, ये वाला पैराग्राफ रीड मारने के लिए बोला। मेरे को इससे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को इसमें दम भी नहीं है। रीड मारना है मार, नहीं मारना है मत मार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक रेड वाला पोर्शन एक बार रीड मारिए अगले पेज पे। अगले पेज पे रेड वाला पोर्शन रीड मारिए मालिक। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी दस इन्वॉल्व्स स्टिचिंग धागे together a proactive intended strategy based on prior successful experience मतलब abundant वाले concept, and then adapting the pieces of successful reactions as circumstances surrounding the company's situation change or better options emerge। reactive strategy, ये भी लाल होना चाहिए था, वो ब्लैक में आ गया, पर ये पोर्शन। तो टेक्निकली ओके, इस लाइन से इंटरप्रेशन क्या निकलता है? इस लाइन का इंटरप्रेशन लगता है कि खाली प्रोएक्टिव रह के भी फायदा नहीं होगा, खाली रिएक्टिव रह के भी फायदा नहीं होगा, इन दोनों को स्टिच करना पड़ेगा साथ में। ओके, खाली वर्डिंग भेज दिया है। सर क्या याद रखना है? अभी के लिए बस नोट रखिए, हाईलाइट नहीं किया मैंने। आंसर का हिस्सा अपन ने क्लोज कर दिया है। मैं वापस बोल रहा हूं, कौन सा? देखो एट द एंड ऑफ द डे वापस अपने को क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन को क्लोज करना है। तो कौन सा आंसर लिखोगे? अगर मैंने ब्लेंड पूछा तो पहले इसमें हाईलाइट किया, ये सबने हाईलाइट कर लिया है, ये वाला हाईलाइट नहीं किया मैंने, कुछ मार्क किया कुछ कारणवश। ओके, इसके बाद वाले पोर्शन पे अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, एक इसके नीचे एक एग्जांपल दिया है, दिस इज स्ट्रेटजी, पढ़ लेना भंगार। ओके, ये 50 बार बोलते हैं। अब एक टोमेटो केचप शुगर फ्री लाया, क्या ये एक स्ट्रेटजी है? हाँ, हेल्थ फ्रीक के लिए निकालना। अच्छा मेरे को बताओ, याद करो कौन सी स्ट्रेटजी होगी? मैं टोमेटो केचप इंडस्ट्री हूं और मैंने शुगर फ्री टोमेटो केचप लाया। हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या ये एक्सपेंशन है? हाँ। ओके, मैंने आपको एक चीज और एक बताई है, अगर आपको याद होगा, इवन चेंजिंग द पैकेज इज ऑल्सो है। याद रखियो, ये चीज क्लियर ध्यान रखना, ठीक है? तो एक एग्जांपल दिया है, रखना है तो रखो, नहीं रखना है छोड़ दो। मेरा क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन में से आता है, ऑनलाइन पढ़ रहे लोग सब लोग, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। सर एक ऑनलाइन वाला बोलता है, मुझे तो बोला था किसी ने कि आंसर शीट में से खुशबू आनी चाहिए। अत्तर लेके जा, अत्तर ऐसा छाट, खुशबू आनी चाहिए, बढ़िया है। मतलब ऑनलाइन की खास बात क्या होगी मालूम है क्या? ऑनलाइन में ना अपन कमेंट करने वाला लोग ना कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके मारेगी भी तो क्या है, ठीक है ना, मार ले। वो तो बैठा टीवी के सामने बोले मार मार मार। इनको ऑनलाइन में कमेंट का ऐसा टेंशन नहीं आता, ये वाला सिनारियो रहता है, क्योंकि उसका ठीक है ना भाई, बोल दिया बोल दिया। ऑफलाइन वाला कुछ बोलने के पहले सोच रहा भाई यार बोलूंगा मैं, बोलेगा बोलेगा क्या। वैसे मैंने आपको पहले भी बोल दिया, अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ किसी का मतलब ऐसा मैं लेता नहीं हूं किसी की, लेकिन भाई साहब मैंने किसी की थोड़ा सा अभी कोई अगर कोई एक मिल गया, बकरा मिल गया तो क्या करेंगे अपन? अब मेरे को बता, बकरा खुद बोल रहा है हलाल कर, अब कोई छोड़ेगा क्या? सीटी मत मार प्लीज 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 प्लीज। अपन एक चीज तुम और मेरे को एग्री करो, अपन है ना वो न्यूसेंस तक नहीं जाने देंगे, ह्यूमर रखेंगे, ह्यूमर के कंटेक्स्ट में आएंगे। और तुम मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 घंटे में 7 घंटे में तुम समझ चुके हो मेरा लेक्चर खाली कंटेंट एंड ह्यूमर मिक्स है, तो उसको ह्यूमर तक ही रहने दो। समझ रहा क्या? वो गया ना, फिर वो थोड़ा सा वो आई एम नॉट इन फेवर यार, वो थोड़ा सा मजा नहीं आता मेरे को। फिर वो क्या होता है मालूम क्या? अपने पास घंटा भर है, अगर वो करना है ना 3 घंटे का लेक्चर चाहिए, ताकि वो ऐसा सीटी मारेगा, फिर दूसरा कुछ करेगा, फिर मैं दोनों की मारूंगा, फिर अपने को 15-20 मिनट वो, समझ रहा है?
तो प्लीज वो अवॉइड करेंगे तो अपन घंटे भर का लेक्चर बहुत तोड़ वे से कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर का प्रॉब्लम घंटा भर है रे। ओके अगर लेक्चर 3 घंटे का हो तो मां कसम सीटी क्या मैं तेरे को उड़ी मारने बोलता इधर से, है ना, मां कसम। ओके यस कुछ पूछ रहे थे मालिक आप? अरे बोलो बोलो। अरे मैं कसम से नहीं मारता। अरे ये पूछ रहा था, अरे मजाक है, मैं वापस बोल रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। आई एम वेरी तोड़ पर्सन भाई, बहुत कंफर्टेबल है भाई। हाँ समझ में आएगा? कुछ डाउट रहा तो मत बताइए मेरे को, मैं वापस बोल रहा हूँ। अगर आपको कभी कुछ डाउट आया, कुछ पॉइंट आया तो आप मेरे को बता दीजिए, या तो आप लेक्चर के पहले भी बता दो, लेक्चर के बाद बता दो, लेक्चर के बीच में बताओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव प्लान्ड, पूरा टाइमिंग स्ट्रक्चर मेरे पास प्लान्ड है, तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे को हैवे है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया 5-10 मिनट गए क्वेश्चन के ऊपर, मेरे लिए पूरा प्रॉब्लम हो गया, माँ कसम मेरा ओके मतलब अगस्त भी चला गया, सितंबर भी इधर ही है भाई। अपन 7-8 अगस्त के रेंज में भाई टाटा भाई भाई अपना आप सब कुछ कंप्लीट करके वॉल्यूम 1 खत्म, वॉल्यूम 2 खत्म, ओके तेरा टेस्ट सीरीज सारा खत्म, उसके बेसिस पे वॉल्यूम 3 भी खत्म। ओके ये वाला सिनारियो क्लियर है। उसके ऊपर अपने को उसके ऊपर अपने पास टाइम भी नहीं रखने का, नहीं बस इससे उसके बाद बोर हो जाएगा रे तू और मैं। ओके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है, 2-2.5 महीना इज ओके, तीसरे महीना जैसे ही चालू है ना, ये आदमी बोर आदमी है बे, समझ रहा। तो तू भी नए लोगों को देख, मैं भी नए लोगों को देखता हूं। तो अब मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स क्यों फॉलो किए? नोट्स में कुछ भी मत देखो, नोट्स अभी नोट्स बंद कर देने का, अपने टेक्स्ट बुक बंद कर देने का। मेरे को टेक्स्ट बुक का कोई भी आंसर नहीं चाहिए, मेरे को लॉजिक आंसर चाहिए। ओके सर किसी के पास माइक होगा तो माइक में आंसर दीजिए। माइक किसके पास है? क्या है माइक इधर है कि कोई बताएगा मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए? अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने जैसे बोला अमित आदित्य स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहा है, तो हाउ मेनी स्टेप्स अमित आदित्य इज डूइंग? ये तो सब लोग सटीक क्लियर है ना सब लोग? मेरा क्वेश्चन है 5 स्टेप्स करके मेरे को हासिल क्या होगा? अच्छा पहला चीज, मैं 5 स्टेप्स करूंगा तो मैं प्रोएक्टिव भी रहा, रिएक्टिव भी रहा, तो इसके तो क्लियरिटी है। बस मेरा क्वेश्चन है 5 स्टेप्स क्यों कर रहा हूं मैं? एक आंसर आया प्रॉफिट्स। मार्केट में कंपटीशन, मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, ठीक है यस मैडम, मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। एक आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। ओके सर एनसॉफ वाला डेफिनेशन ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद के बाद वापस एक बार कर देता हूं, एंड करते वक्त बताता हूं मालिक। परफॉर्म बेटर, ग्रोथ, ठीक है मालिक, ग्रोथ के लिए। ओके सर ठीक है, और वर्ड अपन टेक्निकल वर्ड में जाएंगे बाद में, पर पहले और कुछ, मार्केट में सर्वाइव करना, यानी आपका मकसद है खाली सर्वाइव करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी? अब वो शायद कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और थोड़ा सा एफएम में चल रहा होगा, फिक्स कॉस्ट वगैरह वगैरह। मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट निकल गया? अच्छा कुछ ब्रेक इवन पढ़ा है क्या अभी तक? पढ़ा है क्या ब्रेक इवन पॉइंट? साला कॉस्टिंग ग्रुप 1 में था ना, तो बहुत सारी चीजें आसान होती थी, कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती थी। ब्रेक इवन निकलना इज कॉल्ड सर्वाइवल। सर ब्रेक इवन मतलब क्या? जितना मेरा ओके खर्चा हुआ है और एग्जैक्टली रेवेन्यू भी उतना ही आ रहा है, ये क्या बोलते हैं? सर नहीं, इसको अपन एसएम के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सर्वाइवल। देन व्हेन प्रॉफिट स्टार्ट्स, प्रॉफिट स्टार्ट कब होगा? ब्रेक इवन के बाद। तो मेरे को बताओ क्या तुम्हारी जिंदगी ब्रेक इवन में निकालनी है अपने को? नहीं भाई साहब, मार्केट में तो अपने को तोड़ प्रॉफिट निकालना है। तो क्वेश्चन है तोड़ मतलब कितना? बहुत सारा ऐसा मत ज्ञान चिपोरे, ये मां कसम ये तो फिलॉसफी जानने वाला हो गया, ये प्रैग्मेटिक का उल्टा हो गया बे। बहुत सारा प्रॉफिट कमाना सर, बहुत सारा। अरे बहुत सारे को समझा मेरे को, बहुत सारा मतलब कैसा? क्या हो रहा है भाई? गॉल ब्लैडर फुल हो गया, ऑल द बेस्ट। नहीं अपना जो एनवायरनमेंट है बहुत भारी है। ओके आदमी जिंदगी में कुछ भी करे भाई, जाना तो उधर ही है। ओके प्रेस्टीज पॉइंट का वॉशरूम इज गुड। मतलब मां कसम, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूं मां कसम तुम कितना भी कमा लो, मैं तो बात करते वक्त विनोद सर सबसे डिस्कशन करते हुए बोलता तुम जितना तोड़ कमाना कमा ले, मां कसम। गॉल ब्लैडर भरने के बाद उधर ही जाना है। अभी कोई मुझे ज्ञान चेपेगा साइंस वाला, सर इट इज नॉट गॉल ब्लैडर, इट इज यूरिनरी ब्लैडर। आई नो दैट बट आई एम टेलिंग गॉल ब्लैडर, इट इज गॉल ब्लैडर फॉर मी। बात खत्म, समझा? तो मैंने गॉल ब्लैडर बोला तो गॉल ब्लैडर हो गया। वो हर जन ने अपना डेफिनेशन दिया। किसने पहली बार बोला यूरिनरी ब्लैडर? वो जो साइंटिस्ट था वो अलग है, मैं साइंटिस्ट नया है। तो मेरे को बताओ मार्केट में क्या करना है? प्रॉफिट कमाने के नहीं कमाना है? कितना? क्वेश्चन वापस आ रहा है।
अच्छा मैं वापस बोल रहा हूं, स्टेबिलिटी वाला अप्रोच कोई डिसाइड कर, अच्छा स्टेबिलिटी भी याद है सबको, स्टेबिलिटी मतलब जिस पे चल रहा है उतने पे। ये कौन आदमी है जो स्टेबिलिटी सोचेगा? ये कौन आदमी है जो बोलेगा स्टेबिलिटी रहने देते अपन अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी? जो ऑल टुगेदर जिंदगी में कुछ हासिल कर चुका है। अभी जिसका कुछ नहीं हासिल हुआ वो दोनों बोले स्टेबिलिटी जाने देने, कुछ नहीं है क्या, गर्मी में आटा गिला ले भाई, पॉकेट में से क्या निकालेगा? ऐसा स्टेबिलिटी कर सकता है क्या? इमेजिन करो, आई अचीव्ड तोड़ सक्सेस, आई अचीव्ड गुड मार्केट शेयर, नाउ आई कैन गो फॉर स्टेबिलिटी। तो my question is, what is an objective of strategic management? Why I am doing this 5 steps? For stability? nahi, then what? Market share. Now the question is, how much market share? How much market share? कितना मार्केट शेयर अगर आपको मिला तो भाई साहब आपने बोला मां कसम भाई साहब तोड़ रहेगा। एक बोला मेजॉरिटी मार्केट शेयर, यानी एग्जांपल 50% के ऊपर रहा तो ही आप अपने आप को सक्सेसफुल समझोगे। नया डेफिनेशन आ रहा है भाई साहब, भाई और बहनों, ओके दाग और कान तोड़ खुले रखे मालिक। मार्केट शेयर कितना? एक जन बोलता है मेजॉरिटी, मेरे को नहीं लग रहा मेजॉरिटी होना चाहिए, मेजॉरिटी बहुत मुश्किल होगा। ओके तो कितना? यस पंडर, कॉस्ट लीडर बनना है तो मेजॉरिटी चाहिए रहेगा, डिफरेंशिएशन चाहिए तो वो अलग चाहिए रहेगा। मैं बोल रहा हूं कॉस्ट लीडर डिफरेंशिएशन ये स्ट्रेटजी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मेरे को अचीव क्या करना है। अच्छा मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन वाला बंदा, देखो इसने बोला इसीलिए मैं ये पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूं। 2 मिनट इधर एवरीवन, डिफरेंशिएशन का कितना मार्केट शेयर था? 10 था। बेवड़े चरसी फुकेड़ी गांजेड़ी मां कसम, मेरे एग्जाम्पल को बदलो मत, मां कसम मेरी सटक जाती है। 100 में से 60 किसका? कॉस्ट लीडर। 40 किसका? किसी का नहीं। 30 किसका? डिफरेंशिएशन। और 10 किसका? एक चीज समझ ले क्लियरली, जो डिफरेंशिएशन वाला है वो 30 के लिए मर रहा है, उसके लिए 30 इज 100। अगर यहां पर पंटर क्या बोला अपना, पंटर ने क्या बोला, ओके जो कॉस्ट लीडर बनना चाहेगा वो उतना मार्केट शेयर चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट लीडर आप समझे नहीं, फिर मेरे को बताओ 100 में से 60 किसके पास था? 60। तो जो कॉस्ट के लिए लड़ाई कर रहा है, एग्जांपल कल का एग्जांपल रिकॉल करो, निरमा जब लड़ाई कर रहा था तो साथ में व्हील आया, साथ में वो और एक घड़ी आया, ये जो मार्केट के लड़ रहे थे ये 100 नहीं था, तो ये इनके लिए मार्केट ही कितना है? 60। हमने टोटल मार्केट को पहले मार्केट में डिवाइड किया। याद आया कुछ? अच्छा मेरे को बताओ 30 वाला मार्केट वाला तो वो कौन था? सर्फ एक्सेल। 10 वाला था राख कोयले घसे कुछ, क्या मां कसम मालूम है ना, वो ऐश वैश का एग्जांपल था। ओके ये 10 वाले को छोड़ दो, मेरा इसमें डिस्कशन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं कुछ सुप्रीम पाउडर वॉशिंग पाउडर निकाल रहा हूं, मैं 100 के लिए रो रहा हूं या 30 के लिए रो रहा हूं? आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम 30 मेरे पास कितना होना चाहिए। आई होप नाउ क्लियर। अपन अभी एक ही पेज पे है ना भाई। कोई भी 100 जन को देखेगा, 100 इज टोटल मार्केट, 100 में से मार्केट को 3 में डिवाइड करो। एक होगा कॉस्ट लीडर का मार्केट, एक होगा डिफरेंशिएशन का, एक होगा फोकस। और जो कॉस्ट लीडर आपस में लड़ाई करेंगे वो कितने मार्केट के लिए लड़ाई करेंगे? 60 के लिए। उनके लिए 40 वाला मार्केट तो है ही नहीं ना रे ऐसा। अरे 30 जन बोल रहा है मैं तेरे को लाख करोड़ रुपए देने को रेडी हूं, तू साला 10 लाख की क्यों चिप कर रहा है? मैं देने को रेडी, फीचर देना मेरे को। मैं मना कर रहा हूं क्या? नहीं ना, गाड़ी मांग रहा हूं ना, 1.5 करोड़ 2 करोड़ ले, कितना 5 करोड़ फेंकता मैं मुंह पे, ऐसा 30 बोलते हैं। 100 जो 60 वाला है वो बोलता है भाई लाख रुपए भी निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो आप कैसे मार्केट मिक्स नहीं करोगे? तो अब मेरा क्वेश्चन है 60 में से कितना या 30 में से कितना? तो आप मेरे को बताओ आप किसके लिए लड़ रहे हो? डिफरेंशिएशन के लिए। तो मेरा क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन में 30 में से कितना आना चाहिए? या कॉस्ट लीडर हो, आप कॉस्ट के लिए लड़ रहे हो, तो 60 में से तुम्हारे पास कितना आना चाहिए? तुम ये एसएम कर रहे हो ना, ये एसएम के पास स्टेप कर रहे हो, इट इज नॉट इजी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाई, दिमाग की दही है वो, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अरे अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 5 स्टेप में से सेकंड स्टेप कौन सा? सेकंड स्टेप। आपको लगता है आपके अंदर वो स्किल है एनालिसिस करने के लिए कि एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे? एक्सपर्ट बुलाने पड़ते भाई। एक्सपर्ट क्या फ्री में आता है या कॉस्ट लगता? वो अपना कॉस्ट लेगा सब एनालिसिस करने के लिए, स्वॉट एनालिसिस करने के लिए। कंसल्टेंट होते वो। अच्छा ये सब स्ट्रेटजी बनाते वक्त क्या दिन का काम जो चल रहा है वो काम करते जाएंगे या उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे? स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है भाई साहब। तो फिर मेरा क्वेश्चन वापस आ रहा है, फिर क्यों फॉलो कर रहे हैं अपन? कुछ तो मकसद होगा ना मेरा। अच्छा पहला पॉइंट ये सबको क्लियर है क्या? मेरे को बताओ प्रॉफिट्स कमाने हैं किस टाइप के? आपने को बस ब्रेक इवन अचीव करना है या प्रॉफिट्स?
अब मेरा क्वेश्चन आता है प्रॉफिट्स कितना। अगर कोई इधर बोलेगा मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब होता है सर 51%, वैसा नहीं होता। इसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा कमाना है। मैं ऑपोजिट वर्डिंग यूज कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा शेयर मेरे पास होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एवरेज? लेट टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ए बी सी डी कितने प्लेयर है? 4। ओके, तो इंडस्ट्री एवरेज कितने में डिवाइड होगा? 100 डिवाइड बाय 4, तो कितना टक्का हो गया? 25। ओके, ये 25% इज नथिंग बट इंडस्ट्री एवरेज। तो अब टेक्निकली देखे, ए के पास 40% है, बी के पास, ओके भाई साहब, बी के पास अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 30% है, सी के पास 25% है। ओके, अब बैलेंस कितना हुआ रे? 40 30 70 70 25 5%। अब मेरे को बताओ, ओके कितना इंडस्ट्री एवरेज है? 25। तो कौन कौन इंडस्ट्री लीडर हो गए? ए बी दोनों लीडर इंडस्ट्री। क्या कोई इंडस्ट्री का लीडर जब मैं बोल रहा हूं तो क्या 2 होता है क्या? नहीं भाई, एक ही होएगा ना। तो ये मेथड गलत हुआ। ओके, ए क्यू बी क्यू नहीं। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने क्या डेफिनेशन दिया? अभी मैंने डेफिनेशन क्या दिया? प्रॉफिट कितना होना चाहिए? डेफिनेशन बताओ मेरा। इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। हाउ टू कैलकुलेट इंडस्ट्री एवरेज? 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज एवरेज इंडस्ट्री। तो आप एवरेज इंडस्ट्री से ज्यादा देखोगे तो आपको टेक्निकली मिला तो 2 जन मिले आपको, तो 2 जन तो इंडस्ट्री लीडर हो नहीं सकते। इसका मतलब ये इंडस्ट्री एवरेज कैलकुलेट करते वक्त गड़बड़ हो गई है। सर कैसे? जो एकदम मिनिमम में इंडस्ट्री एवरेज होता है ना, इसको लेते नहीं अपन कभी। जिसका 5%, 1%, 2%, ये कंप्यूटर की तरह रे। यानी 100 में से 5 लोग इसके पास है, ये कंप्यूटर थोड़ा ना। कंप्यूटर कौन होते हैं? जो बड़े प्लेयर होते हैं। तो अब टेक्निकली बताओ कितने इंडस्ट्री प्लेयर हो गए? 3। और 3 में से अगर मेरे को करना है तो मेरे को बताओ 1/3 हुआ ना भाई एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ कितना परसेंटेज होना चाहिए था? 33। अब मेरे को बताओ कौन इंडस्ट्री लीडर है? ओनली ए। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। फिर तो ऐसा करने जाए तो अगर आपने डी को भी ले लिया तो आप इमेजिन करो, ओके डी का कितना परसेंटेज बोला अपन ने? 5। डी को दो 4%, ओके ई को दो 0.2%, एफ को दो 0.8%। अब माँ कसम इंडस्ट्री एवरेज निकालोगे तो कितना खतरनाक होगा। सब इंडस्ट्री लीडर बन जाएंगे। इंडस्ट्री एवरेज का कॉन्सेप्ट समझा सबको? एसएम बोलता है मेरा मेन मकसद क्या है? तेरे को इंडस्ट्री एवरेज से तोड़ कमा के देना, ये मेरा मेन मकसद है, जिसको एक नया नाम दे रहा हूं मैं। और वो नया नाम आपने याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या शब्द है मालिक? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एसएम के 5 स्टेप फॉलो करने का मकसद क्या है? एसएम का 5 स्टेप फॉलो करने का मकसद क्या है? टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? टू हैव प्रॉफिट्स और टू मार्केट शेयर मोर देन इंडस्ट्री एवरेज। पर इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकालते समझ में आ गया? जो छोटे मोटे शेयर है उसको इग्नोर करते हैं अपन बड़े प्लेयर को डील करते हैं। ओके अभी एग्जांपल, एसएम पढ़ाने वाले जो बड़े प्लेयर रहेंगे मैं वो कैलकुलेट करूंगा। ओके एसएम पढ़ाने वाले 10-15 और जन रहेंगे जिनके पास और 10 स्टूडेंट होंगे, 15 स्टूडेंट होंगे, उनको कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं इंडस्ट्री एवरेज के लिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट काई के लिए करते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो 5 स्टेप्स कौन से थे? आराम से जाना। पहला मेरे को आंसर चाहिए, इसके लिए क्लोज करना है। पहला विजन मिशन गोल, नहीं विजन मिशन गोल। सेकंड, थर्ड फॉर्मुलेट, चौथा बस रुक जाइए। ये 4 क्यों किए? ताकि आपको मार्केट में एडवांटेज मिल सके। तो ये 4 क्यों किया आपने? मार्केट में एडवांटेज। कौन सा एडवांटेज? नाम क्या था? नाम कौन सा एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप एवरीबॉडी ऑनलाइन पर लोग सबको क्लियर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ में आया? अब क्वेश्चन है फिर 5वां क्यों किया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आ ही गया। क्या फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं? क्या मेरा परसेंटेज वैसे के वैसा ही रहेगा या चेंजेस आ सकते हैं? अब मेरे को बताओ क्या चेंजेस आया तो क्या उसमें मैंने रिएक्ट करना चाहिए? यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कान खुले, टू गाइड द कंपनी। कान खुले, क्या बोला मैंने? टू गाइड द कंपनी थ्रू आउट द चेंजेस इन एनवायरमेंट। टू गाइड द कंपनी थ्रू आउट चेंजेस इन एनवायरमेंट। तो व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मालिक? 2 ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कौन से हैं? पहला टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वापस ये टू अचीव, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अच्छा मेरे को बताओ एवरीबॉडी, इस कोना वो कोना, सबको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझा क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब मेरे को इंडस्ट्री एवरेज से। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है तू मुझे मेरे 5 स्टेप फॉलो करेगा, उसमें से पहले 4 अगर अच्छे से शिद्दत से कर लिए तुझे क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप क्लियर है। लेकिन फिर तू बोल रहा है 5वां क्यों करने का?
वो बोलता है भाई सुन सुन मेरी बात, एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, इस एनवायरनमेंट को चेंजेस को क्या करता हूं मैं, गाइड, और तू उसको अडेप्ट कर पाएगा। यानी फिर वो अडेप्ट करने के बाद तू मेरे को बताओ वापस पहली वाली पोजीशन पे जाएगा। ओके, टेक्निकली ये कॉन्सेप्ट बैठता है, तो मेरे को बताओ, वापस बताओ, सोच समझ के बताओ। ओके, व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? ओके, पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। आराम से स्ट्रक्चर वाइज देखिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, मेरे पास दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम होगा, ए एंड बी। सबसे पहले सीए बनना। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझना, क्या हो गया सीए का मतलब इधर। एंड सेकंड पॉइंट, मुझे क्या करेगी ये, गाइड। गाइड किसके थ्रू करेगी, चेंजेस। चेंजेस किसमें, एनवायरनमेंट में चेंजेस का गाइड करेगी और अडेप्ट करवाएगी। आई होप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है मालिक, पक्का? ठीक है, तो 5 स्टेप्स में से एक थोड़ा सा, अच्छा एक 5 स्टेप का एक थोड़ा सा साइकिल बना के देता हूं आपको। एक साइकिल मतलब एक स्ट्रक्चर है, अभी इसमें लिखा था या दूसरी शीट में लिखा था, एक बार ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको अगले पड़ाव की तरफ लेके जाता मालिक। मेरे को बताओ लास्ट वाला पॉइंट क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आपने लिखा हुआ ही है, इवैल्यूएटिंग एंड टेकिंग व्हाट। क्वेश्चन है, मेरे को बताओ इवैल्यूएटिंग करना और करेक्टिव एक्शन लेना मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, मतलब किसमें चेंजेस हुआ रहेगा, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट का चेंजेस वापस मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ डोंट यू थिंक ये वापस आपको कहीं ना कहीं, ये वापस आपको ओके आपको सेकंड पॉइंट पे लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कौन से पॉइंट पे लेके जा रहा है, सेकंड। कौन सा सेकंड, एनालिसिस। अब मेरे को बताओ जब चेंजेस करने रहेंगे, क्या चेंजेस करने वक्त वापस स्ट्रैटेजी रीडिफाइन होगी, वापस इंप्लीमेंट होगी। ये साइकिल है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको लगता होगा मैंने 5 स्टेप कर लिए काम खत्म है, नहीं भाई साहब, 5 स्टेप कितनी बार करने पड़ेंगे, कितनी बार करने पड़ेंगे, अरे जिंदगी भर, जब तक कंपनी चला रहा है, परपेचुअल सक्सेशन। जब तक तू कंपनी चला रहा है तब तक ये कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे तेरे को, 5 स्टेप्स। बस ये पॉइंट याद रख, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तेरे को अगर जिंदगी भर रहना है तो तेरे को क्या फॉलो करना पड़ेगा, एसएम। ओके, एंड दूसरा चीज, अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहना है, तू एक बार अचीव कर लिया, लेकिन अचीव करना काफी है या उस पोजीशन पे रहना जरूरी है, और उस पोजीशन पे रहने के लिए तुझे क्या लाने पड़ेंगे, चेंजेस। वो चेंजेस करने के लिए ये लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन मोटिव है, मकसद है। ओके तो सर अगर मैं ये दो चीज अचीव करता हूं, हासिल करता हूं, तो क्या मेरे लिए मुझे फायदे होते हैं क्या। ओके, बट बिफोर दैट एक बार ये छोटे सा आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, ये वाला पोर्शन एक बार, चार्ट ये कॉपी कर लीजिए, जो चार्ट मैंने बनाया है, एक बार फटाफट। आपके नोट्स का डेफिनेशन मैं वापस बता चुका हूं, नोट्स के काय के लिए एक बार बस आपका रिवाइज हो जाए, फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर वाइज रिवाइज हो जाए। देखो आप एग्री करो या ना करो, आपको रटना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब 35 मार्क अपने को लिखना है, तो अपने को आंसर रटना पड़ेगा, ये क्लियर रखिए आप दिमाग में। तो पहला पॉइंट, पहला चार्ट चैप्टर 1 का चार्ट बनाइए, जिसमें 4 चीजें बनाओगे। पहले इसमें हेडिंग में क्या डालोगे, 2 नाम डालोगे, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बनाओ। चैप्टर 1 पहला चार्ट का नाम होगा मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। दूसरा नाम, तुम बाकी कुछ मत लिखना नीचे का, दूसरा नाम लिखो एसएम। एसएम मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तीसरा नाम क्या डालोगे, 4 नाम, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोविंद भाई ऐप पे लाइव चल ही रहा है, ऐप पे आप जा सकते हो, यूट्यूब का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आज या कल का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ऐप पे शिफ्ट है। ओके, और लास्ट वाला कौन सा कॉन्सेप्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 पॉइंट बने सबके। ओके, 4 पॉइंट बन गए, ठीक है, डन। इसके नीचे आप डालो एक बार फटाफट, स्ट्रैटेजी, और एक चार्ट बनाओ, स्ट्रैटेजी। ओके, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ब्लेंड। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ब्लेंड। डन मालिक।
ओके, प्रोएक्टिव नीचे, ओके, आफ्टर एनालिसिस और बिफोर एनालिसिस, प्रोएक्टिव के नीचे आफ्टर एनालिसिस और बिफोर एनालिसिस, हाँ, प्रोएक्टिव में क्या रहेगा, आफ्टर एनालिसिस और बिफोर एनालिसिस, बिफोर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस। कौन से दो एनालिसिस होते हैं इसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आफ्टर एनालिसिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल। रिएक्टिव में क्या लिखोगे, आफ्टर क्या, नहीं 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 नहीं, बिफोर नहीं, बिफोर क्या, बिफोर क्या होगा ये बिफोर कुछ नहीं होगा भाई, आफ्टर ये सब, आफ्टर चेंजेस, आफ्टर चेंजेस किसमें, एनवायरमेंट। कौन से एनवायरमेंट, वापस दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैं वापस बोल रहा हूं, इंटरनल में भी चेंजेस होते हैं तो स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। मेरा केएमपी का फुल फॉर्म सुना है, की मैनेजरल पर्सनल, अगर उसकी डेथ हो गई तो नया लाओ, क्या नया, क्या हलवा पूरी है क्या, केएमपी नया लाओ बोल रहे हैं, मां कसम, कौन था नया लाओ बोल रहे, नया, अरे केएमपी बनने में टाइम लग जाता भाई मेरे। तो मेरे को बताओ, कल के कल कंपनी की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्या कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ सकती है, बॉस, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इंटरनल में भी चेंज हुआ तो भी स्ट्रेटजी रिवाइज करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। एंड ब्लेंड, ओके, दिस इज बेस्ट स्ट्रेटजी। बेस्ट स्ट्रेटजी, ओके, स्ट्रेटजी हो गया मालिक, ठीक है। अगला अगला पॉइंट, हेडिंग डालिए, एसएम। एसएम का फुल फॉर्म, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक चैप्टर में एक पार्ट की बात कर रहा हूं। सर इसके अंदर 3 सवाल। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम बताइए, ये अपन खत्म कर चुके हैं, बताइए मालिक। कौन सा वाला, लास्ट वाला दोबारा दिखा दो मेरे को, लास्ट वाला। ये हो गया ना सबका लिख के, कि बाकी है, ये हो गया ना। यानी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है और ब्लेंड होती है। इसमें आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर चेंजेस, दोनों एनवायरनमेंट सेम है और ब्लेंड सबसे बेस्ट है, ये मैंने आपको समझा दिया है। हमेशा आपको वही रखना, ब्लेंड बेस्ट है। लेकिन अगर मैंने पूछा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में से बेस्ट कौन सा है, नहीं, अगर मैंने किसी बोला ये दो में से कौन सा बेस्ट है, प्रोएक्टिव, आपको ये लिखना, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में अपन देखेंगे वॉल्यूम 2 में, कमिंग वीक में, ओके। ये होने के बाद अपन गए एसएम में। पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव है मालिक, 2, फटाफट खत्म करिए, बताइए 2 कौन से, एक है सीए और एक है गाइड द चेंजेस। सीए का फुल फॉर्म, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एवरेज से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा, ओके। पर एवरेज कौन सा एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज, परफेक्ट, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा। चार्ल्स के हिसाब से कौन सरवाइव करेगा, चार्ल्स डार्विन करके एक नाम है, एक ऑथर्स है, बहुत तोड़ ऑथर है स्ट्रैटेजी के लिए। तो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से हु विल सर्वाइव, हु इज द, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट हु इज द फिटेस्ट, द वन हु अडैप्ट टू द चेंजेस। तो माय क्वेश्चन, इफ आई एम फॉलोइंग इन एसएम, एम आई अडैप्टिंग द चेंजेस, यस, बिकॉज ऑफ 5th पॉइंट। तो चार्ल्स बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं, भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करिए। अब जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 5 स्टेप फॉलो करोगे तो भाई आप सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि आप क्या अडैप्ट करोगे, चेंजेस, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। एंड दैट वे यू विल बी अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ओके, एक 5-1 मिनट मालिक, 5-1 मिनट, मैं जानता हूं पर स्टार्ट में थोड़ा सा मेरे को स्ट्रक्चर वाइज रेडी करने के लिए 5-1 मिनट, ओके। मालिक मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, सर क्या ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करके एडवांटेजेस आ रहे हैं, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? तो भाई इसका तोड़ डायरेक्ट आंसर है, जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ रटना है। सिर्फ जितना दिमाग लगाना होगा उसको मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो कल डिस्कस करूंगा, लेकिन दिमाग लगाने वाली बात बहुत तोड़ रहेगी। और जिसका क्वेश्चन ओके अपने इसमें नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लिखाऊंगा, एक बात बताऊंगा, एक अपडेट करूंगा और वो क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा कल। तो पहला पॉइंट, सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला फायदा क्या है? तो याद रखना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? बेनिफिट्स। एंड थर्ड क्वेश्चन अपने लिए आएगा लिमिटेशंस ऑफ एसएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एसएम? ओके, कमियां। ओके सर, सीरियल की जिसको नहीं मिली, ओके आप गूगल पे सर्च मारिए, एटी एकेडमी सर्च मार लीजिए, उधर जो नंबर मिल जाएगा वहां पर कॉल कर लीजिए, वो असिस्ट कर लेंगे। पारस रहेगा, प्रेम रहेगा, ये लोग असिस्ट कर लेंगे मालिक।
गूगल पे ईटी एकेडमी सर्च मारिए, वो बता देंगे। उनको बताइए सीरियल की नहीं मिली, बाकी वो आगे का प्रोसेस वो कर लेंगे मालिक। फेस टू फेस को आपको ईमेल आ जाएगा, आ भी गया। ओके, कुछ जन को आया होगा, कुछ जन को नहीं आएगा, लॉट का पॉइंट रहेगा। एटी का भी आ गया होगा मेल, एक बार देख लेना, स्पैम में देख लेना, क्योंकि सारे ईमेल वैसे ही आएंगे। तो एक बार मैं कल आपको कंफर्म करके आपको अपडेट कर देता हूं। और एक बार आप एक्टिव कर लोगे तो लाइव चेकिंग कर लेना आपके एंड पे, मतलब सारा कभी मिस हुआ, कुछ हुआ, लाइव बैठना रहा। वैसे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सब असिस्टेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट चेक इट आउट एकदम क्लियरली। क्लियर? ठीक है। बेनिफिट्स के लिए ओके 2-3 स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। पहले सबसे पहले मैं आपको जो जो पूछ रहा हूं उसी सीक्वेंस में आंसर दीजिए, सीक्वेंस मेरे साथ फॉलो करिए। मेरे को आप सोच समझ के बताइए, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करने से मुझे डायरेक्शन मिलता है? क्या कैसे डायरेक्शन मिलता है? क्योंकि मुझे वो क्या बोलता है, ओके कैसे आगे जाना है। तो आगे जाना है तो स्ट्रैटेजी बता देना। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे क्या देता है? डायरेक्शन। मुझे क्या देता है? डायरेक्शन। कोई मुझे बताएगा कारण क्या है डायरेक्शन का? आप खाली 5 स्टेप को लिंक करो, बस 5 स्टेप से बाहर ही मत जाओ। मैं खाली आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और टेक्स्ट बुक कोई नहीं देखेगा। मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्शन देता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे? 5 स्टेप में से निकालो कुछ। डायरेक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शन? किधर जाना है? तो किधर जाना है मतलब क्या है? इस 5 स्टेप में से कौन सा? पहला स्टेप क्या देता है मुझे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्रैकेट में डाल के रखना GO, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? बिना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के स्ट्रैटेजी बनाने की क्या? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मुझे क्या देता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन टू गो हेड, ओके, बाय डिफाइनिंग व्हाट? गोल्स एंड एवरीबॉडी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही है, समझ में आया क्या? ओके सेकंड, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? ब्लेंड आप नहीं बोलोगे, अपन सीक्वेंस में जाएंगे, लास्ट में जाऊंगा जब तक आके। ये प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? प्रोएक्टिव। यानी आपको स्टार्टिंग से बताता है कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन से मार्केट में जाना है, कहां पर कंपीट करना है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन है, क्योंकि तुम एनालिसिस कर रहे हो। इसलिए याद रखना, सेकंड एडवांटेज ये क्या है? प्रोएक्टिव। ओके, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। ओके, रिएक्टिव वाले लोग क्या करते होंगे? क्या ये विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव बताते होंगे क्या? नहीं। एनालिसिस करते होंगे क्या? नहीं। इसने कुछ नया प्रोडक्ट लाया, मैं निकाल लूंगा। यानी वो लोग खाली क्या करते हैं? कंप्यूटर क्या कर रहा है वो देखते हैं, कंप्यूटर ने ऐसा किया, मैं निकाल लूंगा, बात खत्म। ये कॉन्सेप्ट होता है रिएक्टिव। लेकिन बंदा जो प्रोएक्टिव होता है, खुद डिजाइन करता है, खुद R&D करता है और नया निकालता है एनवायरमेंट के हिसाब से। तीसरा सिनेरियो, मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा बोलता है क्या? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं मालिक? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉर्मेटिंग स्ट्रैटेजी, फिर एनालिसिस, फिर विजन, मिशन, गोल। तो पहले क्या करने का, फिर क्या करने का? एनालिसिस, फिर क्या करने का? फिर क्या करने का? इंप्लीमेंट। यानी बता रहा ना, पूरा एकदम सीक्वेंस बता रहा ना। यानी ये हमें क्या बताता है मालूम है क्या? फ्रेमवर्क। क्या देता है? फ्रेमवर्क। आपको क्लियरली बताता है मालिक, क्लियरली बताता है, पूरा फ्रेमवर्क देता है कि भाई पहले क्या करने का, फिर क्या करने का, फिर क्या करने का, कौन से मार्केट में जाने का, कौन से मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कॉम्पिटिटर, कौन से, सारी चीजें बताता है। तो पहले 3 बहुत इजी आसान से आंसर है। पहला क्या देता है वो? मेरे ऊपर एक्शन की तरफ देखिए, पहला क्या देता है? क्या करता है वो? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? 1 2 3 क्या देता है? फ्रेमवर्क। वापस ये मुझे तीन एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट डायरेक्शन, सेकंड, तीसरा फ्रेमवर्क। ये 3 तो क्लियर है। चौथा, ओके, फ्यूचर इज सर्टन और अनसर्टन? एवरीबॉडी, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करने से ये अनसर्टन को अपन फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको और एक चीज में मदद करता है, काय के लिए? फेस द फ्यूचर। ओके, फेस द फ्यूचर। ओके, मां कसम ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के देगा जो आप शायद बैठे बैठे नहीं करोगे। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी जरूरी होती है, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे मालूम पड़ता है कि मार्केट कैसे जा रहा है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे, आप एनालिसिस करोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे, और वो एनालिसिस करोगे आपको मालूम पड़ेगा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है। अब मेरे को बताओ, एनवायरनमेंट को लेकर क्या हम लोग सेंसिटिव है? अभी आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या एनवायरनमेंट को लेकर सेंसिटिव है? क्या अपन प्लास्टिक यूज करने पे अपन प्रीफर करते हैं? ज्यादा प्रीफर करते हैं, वो अलग इशू है। ओके, क्योंकि अपन सेंसिटिव बहुत है, लेकिन क्या करें, अल्टरनेटिव मिल नहीं रहा ना अपने को, अपन ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन फिर भी मेरे को बताओ, प्लास्टिक का ऑप्शन है और उसकी जगह कोई और ऑप्शन अवेलेबल होगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्या वो हम प्रीफर करेंगे क्या? बात खत्म। ये सब कब समझेगा?
मैं प्लास्टिक ही बेच रहा हूं, बेचे जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं भाई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अरे मार्केट में जाओ, एनवायरमेंट स्टडी करो, एनवायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक प्रीफर करती है, पैसा देने को रेडी है। अगर मैं ये चीज करने को रेडी हूं, मां कसम मेरे को नया मार्केट मिलता ना यार। ओके, निरमा वाले ने क्या किया कल के केस स्टडी में? क्या वो ही एक मार्केट को लेके बैठा क्या? ओके, क्या उसने बहुत सारे कंप्यूटर आने के बाद और ज्यादा एडवर्टाइजिंग की? क्या नहीं, दिमाग लगाया, उसको मालूम था ये मार्केट कम होते जाएगा और लो कॉस्ट मार्केटिंग लो। अरे प्रोडक्ट उसका कौन सा था, लो कॉस्ट या हाई कॉस्ट? मार्केटिंग प्रवृत्ता भी कैसे था? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अरे कॉस्ट कम करना है तो मेरे को एडवर्टाइजिंग कम करनी पड़ती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। ओके बॉस, फेस द फ्यूचर। ओके, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। इसके अंदर याद रखना, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने बोल रहा है। क्या ढूंढने बोल रहा है मालिक? अपॉर्चुनिटीज। पहले 4 पॉइंट सबको तोड़ क्लियर मालिक, हाँ या ना? ओके, अब मेरे को बताओ, अगर मैं एसएम नहीं फॉलो करूंगा, क्या मेरे से मिस्टेक्स हो सकती है? क्या चांसेस ऑफ फेलियर हो सकते हैं? क्या ये चांसेस ऑफ फेलियर होने देगा क्या? देखो मैं क्लियर आपको समझा देता हूं। अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉलो किया फेल नहीं होगा ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। अगर वैसा होता तो लिमिटेशन ही नहीं आता ना। लिमिटेशन है ना, पर प्रॉब्लम क्या है, ये क्या बोलते हैं एडवांटेज में? ओके, आपको फेल होने से कोशिश करेगा, बचाएगा। यानी ये क्या तैयार करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या तैयार करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, मेरे को बताओ, ओके क्या बचपन में अपन ने कुछ वैक्सीन ली है? अच्छा, कोविड की क्या ली है? वैक्सीन। वैक्सीन ने क्या किया? कोविड को मारा या कोविड के, आपको पता ना वैक्सीन ने क्या किया? क्या किया था वैक्सीन ने? कोविड के मरे हुए बैक्टीरिया आपके बॉडी में डाले गए। वैक्सीन क्या करता है? कोविड के मरे हुए बैक्टीरिया आपके इसमें डाले, आपकी बॉडी ने इम्यून समझा, अच्छा ऐसा है कुछ आया तो इसके लिए लड़ने के लिए सैनिक कौन चाहिए, और आपके बॉडी ने वो तैयार किया। यानी अब जब जिंदा बैक्टीरिया आएगा, अपनी बॉडी को मालूम पड़ेगा कौन से सैनिक को उधर भेजना है। लॉजिक ये है। बचपन में अपन को वैक्सीन तो दिया जाते हैं, वो कौन से वैक्सीन है? अबे मरे हुए मीजल्स के वैक्सीन, पोलियो के वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन मतलब क्या पिलाया जा रहा है? पोलियो का कीटाणु पर मरा हुआ। यानी अगर वो डैमेज भी किया तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, पर उसकी जगह क्या होगा? मेंटल अपना सिस्टम रेडी होता है, अपने सिस्टम की इम्यूनिटी रेडी होती है। कॉन्सेप्ट यही है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है मैं तेरे को वैक्सीन पिला रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कभी तू फेल नहीं होगा, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर। तो पांचवा पॉइंट, पांचवा एडवांटेज ये बोलता है, ये तैयार करता है डिफेंस मैकेनिज्म। अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट क्या? फेलियर। ये 5 पॉइंट आपने तोड़ रखने हैं मालिक, 5 पॉइंट तोड़ रखने हैं। मेरे ख्याल से 5 पॉइंट क्लियर है क्या मालिक? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या देता है? डायरेक्शन। सेकंड क्या क्या करता है? प्रोएक्टिव। 1 2 3 4 फ्रेमवर्क। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, मुझे रास्ता देगा अगर मैं भटक गया, मतलब अनसर्टेनिटी आएगी। फेस द फ्यूचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बचाएगा अपने आप को। डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको नाम दिया है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। क्या नाम दिया है मालिक? तो एक बार फटाफट पढ़ जाइए, व्हाट आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 5 एडवांटेज। पहला डायरेक्शन, सेकंड पॉइंट क्या बनाता है? प्रोएक्टिव। फ्रेमवर्क, तीसरा सिनेरियो फेस द फ्यूचर जो अनसर्टन है, एंड लास्ट पॉइंट ये क्या तैयार करेगा? कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द फेलियर। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? हाँ या ना? 5 पॉइंट क्लियर मालिक? 2 पॉइंट है जिसके अंदर अपना डिस्कशन कुछ अलग से आएगा, जो अपन कल चालू करेंगे। एक बार खाली फटाफट एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मेरे को बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने ऑब्जेक्टिव्स? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं? 2। कौन से? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके, एंड स्टार्टिंग इज गाइड द कंपनी चेंजेस इन एनवायरमेंट। सेकंड, हाउ मेनी बेनिफिट्स आर देयर? 5। 7 है, 2 को डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले 5 को याद रख लेते हैं। डायरेक्शन, सेकंड प्रोएक्टिव, फ्रेमवर्क, क्या फेस द फ्यूचर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप क्लियर मालिक? सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय द डे। मालिक तोड़ मालिक। एक बार देखने ऑनलाइन का कुछ है।